In the previous video, we discussed about how Roman Empire established, how was the territory, how vast was the territories, and also the division of empire. In this video, we will be discussing about the administration during the Roman Empire, provincial territories, etc. Let's start. As children, we know the first emperor of Roman Empire was Octavian. Octavian was the adopted son of Julius Caesar, who later on changed his name as Augustus. He was the first emperor in the Roman Empire in 27 BCE. Children, we have also studied about players in the Roman Empire. Players means the emperor, the senate and the armies. आर्मी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने समझा था कि आर्मी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. आर्मी का साथ एम्परर भी चाहता था और सीनेट भी चाहती थी. कई बार आर्मी एम्परर के साथ होती थी, कई बार आर्मी सीनेट के साथ होती थी. तो आर्मी उस पीरियड, जिस पीरियड की बात हम रोमन एम्पायर में बात कर रहे हैं, उस पीरियड में जो आर्मी हुआ करती थी, बहुत सारे एम्पायर थे, उसमें कई बार आर्मीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम किया करती थी. लेकिन रोमन एम्पायर ने परमानेंट आर्मी रखी थी. और परमानेंट आर्मी रखने का मतलब उनको जो सैलरीज दी जाती थी, तो रोमन एम्पायर recruit its आर्मी पर्सनल्स एंड दे पे द सैलरीज. सो प्लेयर्स की बात जो कर रहे थे, तो आर्मी जितनी स्ट्रांग होगी, द थर्ड बट नॉट द लीस्ट वन इन द टीम वॉज द आर्मी. आर्मी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी स्ट्रांग वो, उतना स्ट्रेंथ उस एम्पायर का होगा और पूरे एम्पायर पर कंट्रोल उतना अच्छा होगा. तो सीनेट भी कभी कभी आर्मी को चाहती थी, क्योंकि उसको भी स्ट्रेंथ चाहिए था, और कई बार जो है एम्परर के साथ होती थी. तो अक्सर हम ये पाते हैं कि इन लोगों में ये एक चेजिंग चलती थी कि आर्मी किसकी तरफ होगी. ये अक्सर होता रहता था. दस आर्मी प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये कहा जाता था कि जिसके पास आर्मी अच्छी होगी, पावरफुल आर्मी होगी, वो एम्पायर भी बहुत पावरफुल और स्ट्रांग होगा. तो जो आर्मी और सीनेट या आर्मी और एम्परर के बीच में जो छुटपुट घटनाएं हुआ करती थी, जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, उसको कहा जाता है सिविल वॉर. तो अक्सर सिविल वॉर हुआ करती थी. लेकिन हम पूरे इस पीरियड में देखते हैं कि 69 CE में को छोड़कर पूरा पीरियड जो है वो बहुत पीसफुल रहा. कोई मतलब ज़्यादा लड़ाइयाँ, कोई कैंपेन, एक्सटर्नल वॉरफेयर या सिविल वॉर, कुछ भी उसमें हमें नहीं दिखाई पड़ता है. एम्परर के बीच में अपनी सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर आर्मीज़ जो है वो लड़ा करती थी. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, ये पूरा पीरियड जो था वो बहुत पीसफुल टाइम था. अब हम ये जानना चाहेंगे कि सीनेट को हम जानते हैं कि दे वर इलेक्टेड और चूजन बाय द एम्परर. एम्परर उसको चूज़ करता था या इलेक्ट किया जाता था सीनेट को. और जो सीनेट के लोग थे वो नोबल क्लास के लोग हुआ करते थे, एरिस्टोक्रेट क्लास के हुआ करते थे, वेल्दी पीपल्स हुआ करते थे. ठीक है, आर्मी एम्परर रिक्रूट करता था, सीनेट रिक्रूट करता था. लेकिन एम्परर कौन होगा, एम्परर का इलेक्शन, सिलेक्शन या सक्सेशन कैसे होता था? तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि अक्सर ये होता था कि एम्परर जो है वो शुरू से, जो भी हम हिस्ट्री जहाँ से भी लेके पढ़ना चाहेंगे, जो भी पढ़ना चाहेंगे, वहाँ से हमें ये पता चलता है कि एम्परर जो है वो या तो फैमिली मेम्बर में से ही कोई हुआ करता था, उसको सक्सेशन मिलता था. यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये यहाँ पर एडॉप्शन का भी जो है वो मतलब जो फैमिली डिसेंट होता था,
वो नेचुरल भी हो सकता था या एडॉप्टेड भी हो सकता था। तो अगस्तस के बाद जो सेकंड एम्परर था वो टिबरस था। उसका पीरियड हम 14 CE से लेकर 37 CE तक मानते हैं। ही वॉज द सेकेंड एम्परर। एंड हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट टिबरस अगेन वॉज नॉट द नेचुरल सन ऑफ अगस्तस, ही वॉज एडॉप्टेड सन। तो इन फर्स्ट 2 centuries देयर वॉज नो मच वॉरफेयर, कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि एज द एम्पायर इनहेरिटेड बाई टिबरस, मतलब अगस्तस के पास भी 3 कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वो 3 कॉन्टिनेंट्स टिबरस के पास इनहेरिट हुई। तो बहुत बड़ा वास्ट जो है वो एरिया या एम्पायर खड़ा किया था। तीन कॉन्टिनेंट को लेकर ये एम्पायर था। तो ज़्यादा कुछ उसमें लड़ाई नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा वास्ट एम्पायर था, तो ज़्यादा कोई एक्सपेंशन नहीं चाहता था। तो पीसफुल फर्स्ट 2 centuries में पीसफुली ये सब उनका एम्पायर चलता रहा। कोई मतलब एक्सटर्नल वॉरफेयर कोई भी हम नहीं पाते हैं, नहीं जान पाते हैं उसमें। लेकिन इन द पीरियड ऑफ ट्राजन्स का जो पीरियड है वो माना जाता है 113 CE से 117 CE तक। इस बीच में कुछ छुटपुट या मेजर कैंपेन करने की कोशिश की गई। मेजर कैंपेन करने का जो इंटरेस्ट था ट्राजन का, वो ठीक अलेक्जेंडर के जैसा था। अलेक्जेंडर भी विश्व विजेता बनना चाहता था, ट्राजन भी पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। हियर चिल्ड्रन, वी शुड क्लियर आवर थिंग्स दैट एट दैट टाइम द वर्ल्ड मीन्स ओनली दीज 3 कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि तब हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये नहीं जानते थे। ठीक है, तो उस समय जो हमारे पास रीजन्स थे वो अफ्रीका, यूरोप और एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स की बात हम करते थे। तो वहाँ पर होल वर्ल्ड ये 3 कॉन्टिनेंट ही मेजर कॉन्टिनेंट को माना जाता है। इन 3 कॉन्टिनेंट को जो कैप्चर कर लेता था वो उसको माना जाता था कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट रूलर और ग्रेटेस्ट एम्परर। सो ट्राजन का भी वही एम था कि वो होल वर्ल्ड को कैप्चर कर ले। वो भी जो है इंडिया को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पर्शियन गल्फ तक जाकर वो लौट आता है, वो उसके आगे नहीं जा पाता है। तो अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। रोमन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रोमन प्रोविंशियल टेरिटरीज को डिपेंडेंट किंगडम की तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि हम जानते हैं, जैसे इंडिया में ही अगर हम आज भी देखते हैं तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर पूरे इंडिया को नहीं देख सकता। उसने क्या किया, स्टेट्स में, इंडिया जो है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है। स्टेट्स में फिर सीएम अपॉइंट किए गए हैं, फिर सीएम नहीं आगे देख पाता है तो वो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो टाइम था वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट का भी टाइम माना जाता है। तो इस तरह से उसने अपने वर्कलोड को, उसने भी उस समय भी ये डिवीजन हुआ करता था। तो छोटे छोटे स्टेट्स थे, प्रोविंसेस में डिवाइड किए गए थे। प्रोविंसेस में को गवर्न करने के लिए एक क्लास डेवलप की गई थी, अपर क्लास, यानी कि अगेन दैट वाज द नोबल पीपल्स, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और वो अपॉइंटमेंट था, और ये लोग ही उस प्रोविंसेस से टैक्सेस कलेक्ट करते थे। ऑल द टेरिटरीज ऑफ एम्पायर वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, मतलब टैक्सेस उनको देना होता था। अपर क्लास जो है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्स को कलेक्ट करनी थी। एट इट्स पीक इन द 2nd century द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्कॉटलैंड, मतलब यूरोप से, बॉर्डर ऑफ आर्मेनिया, एंड फ्रॉम सहारा टू द यूफ्रेट्स एंड समटाइम्स बियॉन्ड इट, कभी कभी उससे आगे भी, यूफ्रेट्स से आगे भी चले जाते थे। तो इस तरह से इनकी जो टेरिटरीज थी ये थी, इसीलिए उनको उसको प्रोविंसेस में डिवाइड की गई थी। हाउ द होल कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन और कोअप बाय द एम्परर इन द वास्ट एंड डाइवर्स सेट ऑफ टेरिटरी, it was the changes in the administration, that was province, the division of states or
द एम्पायर इन प्रोविंसेस। कुछ अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए जो कि मेडिटेरियन सी के शोर्स पर सेट हुए थे। वो हैं जैसे कि कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक। ये कुछ बड़े सिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुए, अर्बन सिटीज़ डेवलप हुए। तो रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं तो बहुत ड्रामेटिकल शिफ्टिंग ऑफ पावर हुई इसमें। जैसे कि एम्परर था, एम्परर पहले विश्वास करता था सीनेट पे। सीनेट जो है वो आर्मी को पावर देता था, लेकिन जब इन लोग बीच बीच में हमने देखा कि इन लोगों की सिविल वॉर भी होती रहती थी। तो जब प्रोविंसेस में डिवाइड हो गया, मतलब 2nd to 3rd सेंचुरी की बात अगर हम करते हैं, इट वॉज प्रोविंशियल अपर क्लासेस हु सप्लाइड मोस्ट ऑफ द कैडर एंड गवर्नड द प्रोविंसेस एंड कमांडेड द आर्मीज। तो क्योंकि प्रोविंसेस से अपर क्लास के लोग निकल कर सामने आए और एक नया ग्रुप, एक नया एलाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो डेवलप होकर सामने आया। मिलिट्री कमांडर्स जो है वो पावरफुल मिलिट्री कमांडर्स सामने आए और सीनेट जो है वो नेग्लेक्टेड होने लगा, क्योंकि जो नया ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, जो नया एलाइट ग्रुप इन्वॉल्व हुआ, जो कि अपर क्लास के लोग थे, कैडर्स थे, कमांडेंट ऑफ आर्मीज थे, वो नया जो ग्रुप आया उसको एम्परर की बैकिंग मिलने लगी। एम्परर की बैकिंग चिल्ड्रन यहाँ पर हम क्यों समझते हैं कि एम्परर की बैकिंग उन लोगों को मिलने लगी, क्योंकि दैट दे वर द पीपल हु कलेक्टेड मोर टैक्स एंड वॉज सपोर्टेड बाय देम। द होल एम्पायर वॉज सपोर्टेड बाय देम ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्स मिल रहा था, इसलिए उनको सपोर्ट एम्परर का मिल रहा था। एज दिस न्यू ग्रुप इमर्ज्ड, at that time the emperor was Gallienus 253 to 68, consolidated their rise to power by excluding senators and military commands। जो गैलिनस था उसने यहाँ पर सीनेट को भी एक्सक्लूड कर दिया मिलिट्री कमांडेंट से, मतलब आर्मी से सीनेट का कोई रोल नहीं रहा। Senate were excluded, they were neglected. The army personnel were, army commanders or armies were directly related to the emperors. तो गैलिनस ही था जिसने कि सीनेट को टोटली इग्नोर कर दिया। In order to prevent control of the empire from falling into देयर हैंड्स, मतलब अगर सीनेट पावरफुल होता है तो जो पूरा एम्पायर है वो हो सकता है कि सीनेट के हाथ में चला जाए, इसलिए अपने आप को इतना पावरफुल किया कि एम्पायर में से सीनेट का रोल फिनिश हो गया। नाउ चिल्ड्रन, टू सम अप द लेट 1st, 2nd century and the 3rd centuries, the army and the administration were increasingly drawn from the provinces। मतलब प्रोविंसेस से ही आर्मी के कमांडर्स, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन निकल कर बाहर आ रहे थे, सामने आ रहे थे। तो सीनेट का रोल बिल्कुल खत्म हो गया। These trends reflected the general decline of Italy within the empire, both political and economic, and the rise of new allies in the wealthier and more urbanized parts of the Mediterranean, such as the south of Spain, Africa, and the east. A city in the Roman sense was, Roman sense में city किसे कहा जा रहा था कि the urban centers with its own magistrates, city council and territory containing villages, मतलब territories में villages भी थे, तो इन villages में magistrate और city councils होते थे जिनका विच वर अंडर इट्स जुरिडिक्शन, मतलब वो पूरे टेरिटरी पर मैजिस्ट्रेट्स और काउंसिल्स का कंट्रोल होता था। मतलब कोई छुटपुट छोटी मोटी घटनाएं होती थी, कोई मारपीट, कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी, तो ये मैजिस्ट्रेट और सिटी काउंसिल्स उनको हैंडल किया करते थे। दस वन सिटी कुड नॉट बी द टेरिटरी ऑफ अनदर सिटी, मतलब सिटी की अपनी एरिया थी, वो दूसरी एरियाज को अपने में नहीं ले सकता था। बट विलेजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज वेयर, विलेजेस सब जगह सब लोग बराबर थे, कहीं पर भी कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है तो मैजिस्ट्रेट्स और सिटी काउंसिल्स उसको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते थे।
तो विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड, यहाँ पर जो विलेजेस थे उनको अपग्रेड करके स्टेटस दिया जा सकता था सिटी को। अगर विलेजेस में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते थे तो उन विलेजेस को भी एक सिटी की तरह से या एक अर्बन एरिया की तरह से डेवलप किया जा सकता था या स्टैब्लिश किया जा सकता था, यूजली एज मार्क ऑफ इंपीरियर फेवर। फिर वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन सिटी वॉज सिंपली दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेजेस एंड इवन फैमिन्स देन द कंट्री साइड। लोग अर्बन एरियाज में, सिटीज़ में रहना ज़्यादा अच्छा समझते थे, जस्ट बिकॉज ड्यूरिंग द famine, during the food shortages, they may be assessed with the food availability, so the people may be liking to the living in the cities. Now children, this was all administration and the regions and some emperors we have discussed. Here one more important feature of the Roman civilization we have to study, that is about the public bath. पब्लिक बाथ हम कह सकते हैं जैसे स्विमिंग पूल वगैरह होता है, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में ही लोग नहीं उलझे रहेंगे, तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें ऐसे बनाई जाती थी, ऐसी की जाती थी, जिसमें कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक बाथ का। तो पब्लिक बाथ बनाया जाता था। पब्लिक बाथ एक तरह से ऑडिटोरियम का भी, मतलब उसके आसपास ऐसी प्लेसेस बनाए जाते थे, ऐसे एरिया को कवर किया जाता था कि एक लगभग एक ऑडिटोरियम जैसा लगे। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि रोमन अर्बन पब्लिक बाथ्स वेयर द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ, बट व्हेन वन इरानियन रूलर ट्राइड टू इंट्रोड्यूस देम इनटू ईरान, जब ईरान में इसको इंट्रोड्यूस करने की बात हुई, ही एनकाउंटर्ड दैट issue because water was sacred element and to use it for public bathing may have seemed a discretion to them। मतलब वो वाटर को एक बहुत sacred element माना जाता था, तो उसको पब्लिक बाथ के लिए यूज़ करना नहीं अच्छा माना जाता था। बट इन अर्बन पॉपुलेशन द पीपल enjoyed this public bath system. It was the level of entertainment. For example, one calendar tells us the spectacular filled no less than 176 days of the year. Here is one picture of public bath.